हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे, आज चर्चा करेंगे आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट रूल, स्टेट इमरजेंसी बोले या हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोले। जैसा हम बता दें, रिकैप हम बताते हैं कि अब तक हम लोग क्या क्या चर्चा कर रहे हैं। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट यानी पार्ट 18 यानी इमरजेंसी प्रोविजन। जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है इमरजेंसी प्रोविजन, चैप्टर का नाम इमरजेंसी प्रोविजन, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। इमरजेंसी प्रोविजन में अब तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। इमरजेंसी प्रोविजन बताया था कि ये पार्ट 18 में मेंशन है। इसे लिया गया है जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और ये आर्टिकल कवर करता है 352 से लेके 360 तक कवर करता है। 3 प्रकार के इमरजेंसी होते हैं जैसे हमने डिस्कस किया था। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट रूल या हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं, और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये होता है आर्टिकल 352 के अंदर। आर्टिकल 352 के थ्रू नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाता है। प्रोक्लेम करने के लिए प्रेसिडेंट करते हैं, पर इसे अप्रूव करवाने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की नीड पड़ती है दोनों हाउस से। स्टेट इमरजेंसी जो आज हम चर्चा करेंगे इसको मेंशन किया गया आर्टिकल 356 में। इसको कहाँ मेंशन किया गया? आर्टिकल 356 में। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसे मेंशन किया गया आर्टिकल 356 में मेंशन किया गया, उसे मेंशन किया गया है आर्टिकल 356 में। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी को हम मेंशन यहाँ पे किया गया है आर्टिकल 360 में। 360 में 356 में क्या है? स्टेट इमरजेंसी है। तो 3 प्रकार की इमरजेंसी ये हम चर्चा कर चुके थे। इसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कस किए हैं कि किस ग्राउंड पे लगता है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है, अब तक कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है, कब कब लगा है, क्यों लगा है, किस लिए लगा है, सब कुछ बता चुके हैं। इसके बारे में चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारा टॉपिक है यानी इमरजेंसी प्रोविजन का, इस पे चर्चा करेंगे, फिर इसके पे करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक ये है, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हम ये बताना चाहेंगे इसका नाम क्या है। स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल या हम लोग इसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो बताना चाहेंगे कि इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं प्रेसिडेंट रूल इसे क्यों बोलता है। प्रेसिडेंट रूल मतलब जाहिर सी बात, वहाँ पे रूल कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, तभी तो इसका नाम प्रेसिडेंट रूल पड़ा। तो प्रेसिडेंट तो अपने से रूल करेंगे नहीं, कौन करेंगे? वहाँ पे गवर्नर करेंगे। और जाहिर सी बात, प्रेसिडेंट का नाम ही लगता है। इसे समझने के लिए एक्चुअल में रूल कौन करता है? पीएम यानी कैबिनेट मिनिस्ट्री यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्यों? आर्टिकल 74 क्लॉज 1 कहता क्या है? आर्टिकल 74 क्लॉज 1 कहता है कि देश में एक प्रेसिडेंट होंगे, वो प्रेसिडेंट जो भी काम करेंगे ऊपर वो अपने मन से नहीं करेंगे, उनको मदद कौन करेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बॉस कौन होगा? पीएम होगा। तो एक्चुअल में काम कौन कर रहा है? भाई पीएम, पर नाम किसका हो रहा है? प्रेसिडेंट का। पर इसीलिए बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, पर वहाँ पे नाम है प्रेसिडेंट रूल, पर वहाँ पे काम कौन करते हैं? गवर्नर प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। अगर गवर्नर नहीं हो तो प्रेसिडेंट जिस एग्जीक्यूटिव को ये काम सौंपेंगे वही वो काम करेंगे, इसीलिए इसको बोला गया प्रेसिडेंट रूल। पर एक्चुअली में सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रूल होता है। नंबर 2, अब स्टेट इमरजेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्टेट में ही लगता है, पूरे कंट्री में लगता है तो नेशनल इमरजेंसी हो जाता है। किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में लगता है, ना कि पूरे इंडिया में लगता है। तो जिस स्टेट में लगेगा वहीं पे सेंटर स्टेट रिलेशन इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरी जगह नहीं पड़ेगा। जबकि नेशनल इमरजेंसी में क्या होता था? सेंटर स्टेट का रिलेशन का इम्पैक्ट पूरे इंडिया के स्टेट के साथ पड़ता था, सभी स्टेट के साथ पड़ता था। यहाँ पे जिस स्टेट में लगता है वहीं पे इम्पैक्ट होता है, इसलिए इसको स्टेट इमरजेंसी क्यों? कि किसी पर्टिकुलर एक स्टेट में लगता है। और तीसरा, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी क्यों बोला जाता है? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर, व्हाई डू वी कॉल इट ए कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल करते हैं, गवर्नर के थ्रू तो समझ में आ गया, या किसी एग्जीक्यूटिव के थ्रू तो समझ में आ गया। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जाहिर सी बात, वो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो यानी मैं कह सकते हैं कि यानी जो भी एग्जीक्यूटिव को काम प्रेसिडेंट देंगे वही एग्जीक्यूटिव होंगे, कोई दूसरा एग्जीक्यूटिव तो होंगे नहीं यहाँ पे। तो प्रेसिडेंट जिस एग्जीक्यूटिव को काम देते हैं, ये से चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी हो सकते हैं, या प्रेसिडेंट किसी को वहाँ पे अगर मान के एडवाइजरी अपॉइंट करते थे तो उनके थ्रू वो काम करते हैं। ठीक है, अब सवाल आता है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी क्यों बोलते हैं? ये तो समझ में आ गया, ये भी समझ में आ गया। कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इसलिए कहा जाता है कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है। ये फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी
या प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब जो बात कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है अगर उसके अकॉर्डिंग कोई स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं करे तो क्या माना जाता है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। मतलब कहने का मतलब कोई स्टेट है, फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो नहीं ये क्या कहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं इसको, सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहाँ पे क्या स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट मान लें। तो यहाँ पे यहाँ की जो सरकार है मान लेते हैं कि यहाँ की सरकार एनडीए की गवर्नमेंट है, और यहाँ की मान लेते हैं दूसरी पार्टी की सरकार मान लेते हैं टीएमसी की, मान लेते हैं बंगाल है टीएमसी की, ममता बनर्जी की सरकार। अगर ममता बनर्जी एनडीए यानी बीजेपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम नहीं, इसके अकॉर्डिंग काम नहीं करना है, ममता बनर्जी को काम करना है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना है। अगर ममता बनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ममता बनर्जी की सरकार कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, इस गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि देखे कि स्टेट गवर्नमेंट सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का फेलियर माना जाता है। या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ इसको डायरेक्शन दिया स्टेट गवर्नमेंट को काम करने के लिए जो नेशनल हित में हो, अगर उसको भी नहीं माना तो भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का फेलियर माना जाता है। इस केस में क्या लगता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो समझते हैं आज इमरजेंसी लगाने, इसीलिए इस इमरजेंसी को 3 नाम दिया गया है। कौन कौन नाम दिया गया है, एक तो प्रेसिडेंट रूल, समझ में आ गया क्यों, स्टेट इमरजेंसी क्योंकि स्टेट में ही लगता है, और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो पहला सवाल आता है इसे प्रेसिडेंट रूल क्यों बोलते हैं, वाई प्रेसिडेंट रूल, समझ में आ गया, वाई स्टेट इमरजेंसी, वाई कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो इसे समझने के लिए 3 आर्टिकल को समझना बहुत ज़रूरी है। 3 आर्टिकल, जैसे पहला आर्टिकल है टू अंडरस्टैंड, हम लिखते हैं टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 356 यानी स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट को समझने के लिए पहला एक आर्टिकल समझना पड़ेगा, आर्टिकल 355। दूसरा आर्टिकल है 356 खुद यही, और तीसरा आर्टिकल है 365। 3 प्रकार के आर्टिकल्स हैं जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो आर्टिकल 355 2 बात बताता है। पहला बात ये बोलता है कि ये ड्यूटी है किसका, ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ड्यूटी ऑफ यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि स्टेट गवर्नमेंट के काम काज को देखे और ये बताए कि स्टेट गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं। अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फिर ड्यूटी बनता है कि स्टेट गवर्नमेंट का काम वो करे। फिर से स्टेट गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है, ड्यूटी ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की ये ड्यूटी है कि वो देखे कि स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम कर रही है या नहीं। अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है तो फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ड्यूटी बनती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट का काम खुद करे। तो एक ड्यूटी तो ये बनता है, पहला ड्यूटी क्या बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, पहला ड्यूटी कि वो देखे काम कर रहा है कि नहीं कर। दूसरा काम अगर वो नहीं कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट का काम कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। उस केस में क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का काम अपने हाथ में ले लेगा आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। दूसरा बात, आर्टिकल 356 क्या कहता है, आर्टिकल 356 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है, इफ यहां लिखते हैं इफ प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट में ऐसी सिचुएशन हो गई है जो अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो सकता है। फिर से बताते हैं, अगर प्रेसिडेंट को ये लगने लगा कि सेंट्रल यानी प्रेसिडेंट को ये लगने लगा कि स्टेट में ऐसी हालात या ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो गई है जिसे कि जो काम अब स्टेट में हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी का वायलेशन हो रहा है, तो उस केस में प्रेसिडेंट के पास एक पावर है, या तो वहाँ पावर है या तो गवर्नर की रिपोर्ट के बाद या गवर्नर की रिपोर्ट से पहले भी या उसके बिना रिपोर्ट के वहाँ पे आर्टिकल 356 को प्रोक्लेम कर सकते हैं। फिर से, इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड और इफ द प्रेसिडेंट फील्स
that the state government is not running its function according to the constitutional provision, then he thinks or he or she thinks it is a violation of constitutional provision or machinery, or it's a failure of constitutional machinery. इसे हम लोग से क्या बोलते हैं, फेलियर ऑफ, हम इसे बोलते हैं इसे फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी भी बोला जाता है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। तो ये ग्राउंड पे क्या होता है, इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जाता है। फिर से समझते हैं, पहली बात ये बताएं कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का क्या मतलब होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट पे लागू है, अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा है, इफ एनी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के अकॉर्डिंग अगर नहीं काम कर रहा है, प्रोविजन के अकॉर्डिंग काम, नॉट वर्किंग, नॉट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं काम कर रहा है तो क्या माना जाएगा, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी माना जाता है। उस केस पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि आर्टिकल 356 इन्वोक कर दे। तीसरा ग्राउंड क्या बनता है, जब प्रेसिडेंट, मैंने बताया कि जब प्रेसिडेंट को सेटिस्फाई कि हाँ ये फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है तो कर सकते हैं। तीसरा ग्राउंड क्या बनता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कह सकते हैं डायरेक्शन दे, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट गिव एनी डायरेक्शन, गिव्स एनी डायरेक्शन टू किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, किसको दे, स्टेट गवर्नमेंट को। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट को कोई डायरेक्शन दे और वो डायरेक्शन नेशनल हित के लिए हो और स्टेट गवर्नमेंट उस डायरेक्शन को फॉलो नहीं करे, कंप्लाई विथ नहीं करे, तो उस केस में भी कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का फेलियर माना जाता है। और फिर प्रेसिडेंट के पास ये पावर बनता है कि वो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल प्रोक्लेम कर सकते हैं। फिर से बताते हैं, आर्टिकल 365 ये कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई डायरेक्शन देता है स्टेट गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट उस डायरेक्शन के साथ कंप्लाई नहीं करता, नहीं उसकी बात को नहीं मानता है, तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का फेलियर माना जाता है। अब सवाल आता है, आखिर क्या इरादा रहा होगा संविधान बनाने वालों के दिमाग में कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बात बोलेगा उसे स्टेट गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। हर बात को मानना जरूरी नहीं है, जो स्टेट लिस्ट में कानून बनाने की पावर स्टेट के पास है उसके अकॉर्डिंग तो काम करेगा स्टेट। पर जो ऐसे स्टेट लिस्ट में कुछ ऐसे मामले हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाता है, नॉर्मल सिचुएशन में, इमरजेंसी में तो बनाता है, लेकिन उसके अलावा देश हित के लिए नेशनल यानी फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, या हम कह सकते हैं कि देश हित के लिए, अगर देश की सिक्योरिटी की किसी भी कंसर्न के लिए अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ बात बोलती है स्टेट गवर्नमेंट को करने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट नहीं माने तो भी इसे वायलेशन माना जाता है। उस केस में भी क्या होता है, इमरजेंसी प्रोक्लेम होता है। समझते हैं कि सर एग्जाम्पल से, जैसे पिछले साल G20 की मीटिंग हुई। अब G20 की मीटिंग के लिए यहाँ पे दुनिया भर के डेलीगेट्स आए बाहर से और कई सारे स्टेट विजिट किए। उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा स्टेट गवर्नमेंट को इस एरिया को ब्यूटीफाई करो, सजाओ वहाँ के, क्योंकि वहाँ बाहर से डेलीगेट्स आएंगे, देखेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट मना कर दे, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कहे घबराओ मत भाई, अगर पैसा घटता है तो हम देंगे, पैसा घटता है तो हम देंगे, घबराओ मत, टेंशन मत करो, लेकिन उस एरिया को डेवलप करो। इसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट का बात नहीं माने, अपनी मनमौजी करे, तो उस केस में क्या है, नेशनल हित के लिए है और इम्पोर्टेंस के लिए है। तो उसका क्या माना जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा दिया है, सेंटर स्टेट के कंटेक्स्ट में देखे तो स्टेट गवर्नमेंट के पास कम दिया, तो सेंट्रल की बात मानना पड़ेगा। नहीं माना तो क्या माना जाएगा, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा कि एक प्रकार का ऑर्डर था उसने मान नहीं। या दूसरा तरह से कहेंगे, जिससे भी G20 की समिट हुई बाकू में, यानी बाकू मतलब कहाँ पे, अजरबैजान में हुआ। अब वहाँ से बोला गया कि हमें खास तो प्लास्टिक जैसी चीज़ों पे कम करना है, कार्बन एमिशन कब तक कम करना है, अब तो फाइनेंस की बात हुआ है $3 ट्रिलियन। तो वहाँ पे बोला जाएगा स्टेट को कि भाई अब ऐसी कुछ पॉलिसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है, जहाँ पे प्लास्टिक बिल्कुल मिनिमाइज करना है, कार्बन एमिशन को कम करना है। इंडिया ने ऑलरेडी बोला है कि 2030, 2045 एंड 2070 तक तो बोला कि पूरी नेट न्यूट्रल करेंगे।
तो वहाँ पे कुछ स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कहेंगे, ऑर्डर कहेगा कि ये काम करो, क्योंकि नेशनल हित नहीं बल्कि इंटरनेशनल हित के लिए है, जहाँ पे देश के एक इमेज की बात होती है। और वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ बात बोला स्टेट गवर्नमेंट को बोलेगा कि काम करना तुम, अब स्टेट गवर्नमेंट मना कर दे, नहीं माने, तो भी वो सिचुएशन अराइज हो जाता है जहाँ पे प्रेसिडेंट यानी इमरजेंसी लगा सकते हैं। कौन सा स्टेट इमरजेंसी? तो स्टेट इमरजेंसी लगाने का जो ग्राउंड है तो कई है, पर 1977 में जो इमरजेंसी लगा, 1980 में इमरजेंसी लगा, 9 स्टेट में लगा, वो सिर्फ पॉलिटिकल रीजन था। इसलिए आज जिस आर्टिकल का चर्चा कर रहे हैं बहुत ही कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, बहुत ही इसकी क्रिटिसाइज होती है। अब तक ये इमरजेंसी इंडिया का कोई सा स्टेट नहीं जहाँ पे नहीं लगाया गया, सारे स्टेट में लगाया गया। अब तक बात करते हैं स्टेट इमरजेंसी, मोर देन 125, 130, कहीं कहीं तो 137, तो लगभग इस इमरजेंसी को, स्टेट इमरजेंसी को अब तक कितनी बार लगाया जा चुका है? मोर देन 130 मानते हैं, यानी अप्रॉक्स इस आर्टिकल 356 को अब तक लगभग इतना टाइम्स हर स्टेट में, एवरी स्टेट इसको फेस कर चुका है, हर स्टेट में, एवरी स्टेट में इसको लगाया जा चुका है। जिस स्टेट में नहीं हो वहाँ पे हर जगह, कहीं 2 बार, कहीं 3 बार, कहीं 4 बार, कहीं 5 बार भी लगा है। 1977, 1980 में 9 स्टेट में एक साथ लगे थे, वो हम अभी बताएंगे ऐसा क्यों हुआ था। तो ठीक है, तो ये है इमरजेंसी की कहानी। आज शुरू करते हैं। तो इमरजेंसी इतनी बार लगाया गया है। सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल आर्टिकल है ये आर्टिकल 356 जो है 130 टाइम्स से ज़्यादा अब तक लगाया गया हर स्टेट में। ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल है, ये मोस्ट कंट्रोवर्शियल नंबर 1। नंबर 2, क्रिटिसाइज भी इसकी बहुत ज़्यादा हुई है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था इस आर्टिकल के ऊपर कि एक डेड लेटर हो जाएगा, लेकिन ये डेड लेटर तो हुआ नहीं। 1958 के आसपास में, 1960 में के.वी. कामत कहते हैं B.R. अम्बेडकर का तो डेथ तो हो चुका है, लेकिन आर्टिकल एलाइव है, जिंदाबाद 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 है ये। क्योंकि 1951 में सबसे पहले स्टेट इमरजेंसी कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था। स्टेट इमरजेंसी को सबसे पहले पंजाब में लगाया था 1951 में। तो उसके बाद 1957 में और भी लगा था, 1958, 1960 तक तो लग चुका था बहुत बार। तो इसीलिए के.वी. कामत ने तो कहा था कि प्रेसिडेंट B.R. अम्बेडकर का डेथ तो हो चुका है, लेकिन अभी भी ये आर्टिकल जिंदाबाद है, ये मरा नहीं है। B.R. अम्बेडकर ने ऐसा क्यों कहा था वो भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करते हैं इसे लगाने का ग्राउंड। हम बता चुके हैं इमरजेंसी लगाने का ग्राउंड क्या होता है आर्टिकल 356 में। तो आर्टिकल 356 में लगाने का 3 ग्राउंड मैंने बताया। एक ग्राउंड क्या बताया मैंने, एक ग्राउंड क्या है, जैसे आर्टिकल 355 के अकॉर्डिंग जो बताया, 3 ग्राउंड नहीं, सॉरी 2 ग्राउंड है। एक तो फर्ज बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो किस ग्राउंड पे लगाया जाता है ये हमने डिस्कस किया। अब सवाल आता है कि अगर इमरजेंसी लग गया तो क्या होगा, अगर इमरजेंसी लग गया तो क्या होगा, ये हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो पहले अब समझते हैं इसमें क्या क्या है। तो समझते हैं कि आर्टिकल 356 है, इसमें अप्रूवल क्या होता है, पार्लियामेंट्री अप्रूवल क्या होता है और ड्यूरेशन क्या होता है। अगर जैसे हमने बताया कि इसके ग्राउंड जो है वो आर्टिकल 356 एक खुद ही है और दूसरा आर्टिकल 365 है। 356 क्या होता है कि जब प्रेसिडेंट को लगता है कि स्टेट के हालात ठीक नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रहा है, सीएम सही से काम नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, तो लगा दो 356, ठीक है। 365 क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ काम बोला करने की स्टेट गवर्नमेंट को, वो देश हित में है, स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया, नहीं माना तो लगता कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा मेरी तो बेइज्जती कर दिया उसने, वो सोच के नहीं, वो क्या बोलेगा, तुमने कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं किया, फॉलो नहीं किया, तो 356 इन्वोक कर देगा, ठीक है। क्यों, वो प्रेसिडेंट को बोलेगा, और आर्टिकल 74 क्लॉज 1 के तहत में प्रेसिडेंट के पास का कोई ऑप्शन है नहीं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात मानेगा ही मानेगा। एनीवे, यहाँ तक तो हो गया। अब सवाल आता है अगर ये इमरजेंसी लग गई तो इसे अप्रूव कितना महीना में, इसको 2 महीने के अंदर, 2 मंथ के अंदर, विदिन 2 मंथ के अंदर इसको अप्रूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको अप्रूव करना पड़ेगा।
अप्रूव करना पड़ेगा, वो भी दोनों हाउस से, बोथ हाउस का मतलब राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस से इसको अप्रूव करना पड़ेगा। कौन सी? सिंपल मेजॉरिटी से। अब ये सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, स्पेशल मेजॉरिटी क्या होता है, इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है, ये हम डिस्कस कर चुके थे टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में, वहाँ देख सकते हैं। फिर से बताते हैं, अगर प्रेसिडेंट को कहीं लगा कि सिचुएशन ठीक नहीं है और वो इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिए, तो 2 महीना का समय होता है। पहले भी 2 महीना था, अभी भी 2 महीना है। पहले नेशनल इमरजेंसी भी 2 महीना था, उसको घटा के 1 महीना किया गया उसमें, जबकि इसमें 2 महीना ही रहने दिया। नेशनल इमरजेंसी में पहले 2 महीना था, इसमें भी 2 महीना था, फाइनेंशियल में 2 महीना था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो। लेकिन नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद, कब? 1975 में लगने के बाद, जब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ तो उसे 2 महीना से घटा के क्या कर दिया गया, उसे 2 महीना से घटा करके उसे यानी 1 महीना कर दिया गया। ठीक है, तो वहाँ पे ये प्रोविज़न है, 2 महीना घटा करके 1 महीना का प्रोविज़न कर दिया गया था। तो ये हम लोग समझते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे, उसमें नेशनल इमरजेंसी में क्या है मांगता था, स्पेशल मेजॉरिटी, इसमें क्या मांगता है, सिंपल मेजॉरिटी मांगता है। सिंपल मेजॉरिटी, फाइनेंशियल में भी सिंपल मेजॉरिटी से। तो अगर 2 महीने के अंदर इसको दोनों हाउस से अप्रूव करना पड़ेगा सिंपल मेजॉरिटी से, तभी ये कंटिन्यू होगा। लेकिन कंटिन्यू कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, 6 मंथ के लिए होगा। ड्यूरेशन 6 महीना तो चलेगा। अगर 6 महीने से आगे बढ़ाना तो फिर से रेजुलेशन लाना पड़ेगा किसी भी हाउस में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में, किसी में रेजुलेशन लाओ और उसको फिर 6 महीने तक आगे बढ़ा सकते हैं। फिर से उसको रेजुलेशन ला के सिंपल मेजॉरिटी से पास करवा और फिर 6 महीने के लिए। इस तरह से मैक्सिमम कितने पीरियड तक? 3 साल तक हम इसको खींच सकते हैं, ले जा सकते हैं। कितना ले जा सकते हैं? 3 साल तक ले जा सकते हैं। 3 साल के बाद यदि चला गया तो क्या होगा? ले नहीं जा सकता है। पर अब क्या होगा, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ कि आर्टिकल 370 हटाया गया 2019 में, इलेक्शन हुआ 2024 में, यहाँ तो 5 साल हुआ। वहाँ पे इसलिए सिचुएशन ऐसा हुआ कि वहाँ पे के रिगार्डिंग में इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि वहाँ पे भी हालात वैसे नहीं हैं जो वहाँ के असेंबली इलेक्शन करवाया जाए। नंबर 1, डिलिमिटेशन कमीशन ने रिपोर्ट तैयार करके नहीं दिया था, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो स्टेट का होता वो बना के नहीं दिया था, प्रिपेयर करके नहीं दिया था, इसलिए वहाँ पे लेट हुआ। वो एक अलग स्पेशल केस था जहाँ पे एक स्टेट को 2 पार्ट में तोड़ के किया गया अलग। लेकिन नॉर्मल कोई स्टेट है वहाँ पे ये वाली इमरजेंसी आर्टिकल 356 वाला 3 साल से ज़्यादा नहीं ले जा सकते हैं। उसके 3 साल के अंदर क्या इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर ये क्या हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स का वायलेशन ही माना जाएगा। ठीक है, तो एक प्रकार को वो डिक्टेटरशिप की कैटेगरी में आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मैक्सिमम 3 साल तक 6 महीना का एक बार में एक्सटेंड कर सकता है। अब सवाल आता है कि जैसे प्रेसिडेंट ने आज इमरजेंसी प्रोक्लेम कर दिया, ठीक है, और प्रोक्लेम कर दिया तो 2 महीना का समय होता है दोनों हाउस के पास, लोकसभा राज्यसभा के पास। दोनों ने इसे क्या किया, सिंपल मेजॉरिटी से पास कर दिया। दोनों को करना पड़ेगा। अब जब पास कर दिया सिंपल मेजॉरिटी से, स्पेशल होता है नेशनल इमरजेंसी केस में, तो ये 6 महीना तक कंटिन्यू करेगा। अब 6 महीना के बाद क्या हो जाएगा, खत्म इस टाइम पीरियड। अगर 6 महीने से आगे फिर कंटिन्यू करना है तो एक रेजुलेशन लाना पड़ेगा। वो रेजुलेशन चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में, वो सिंपल मेजॉरिटी से आएगा और फिर वो रेजुलेशन को फिर पास करना पड़ेगा वही दोनों हाउस से स्पेशल मेजॉरिटी से, फिर कंटिन्यू करेगा 6 महीना के। इस तरह से वो 3 साल। लेकिन एक बात, अगर मान ले लोकसभा डिजॉल्व हो जाए, राज्यसभा तो डिजॉल्व होता नहीं है, अगर लोकसभा क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए, कब? जैसे आज स्टेट इमरजेंसी किसी स्टेट में लगा और कल वो डिजॉल्व हो जाए, तो 2 महीना में तो लोकसभा अगर रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ तो नहीं, उस बीच में क्या होगा, तो क्या इमरजेंसी कंटिन्यू करेगा? नहीं, बिल्कुल कंटिन्यू करेगा, बशर्ते राज्यसभा 2 महीने के अंदर उसको साइन करना पड़ेगा। फिर से बताते हैं, अगर आज इमरजेंसी लगे और कल लोकसभा डिजॉल्व हो जाए, लेकिन वो इसको क्या करें, रेटिफाई, मतलब एक तरह से कहते हैं कि इसको अप्रूव नहीं करें, बिना अप्रूव किए ये डिजॉल्व हो जाए। जब ये डिजॉल्व हो गया तो क्या होगा, तो क्या इमरजेंसी कंटिन्यू करेगा? हाँ, कंटिन्यू करेगा। लेकिन जैसे ही लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट होगा उसको 30 दिन के अंदर, याद रखना पड़ेगा, 30 दिन के अंदर, नेशनल इमरजेंसी में यही केस दिया था, 30 दिन के अंदर लोकसभा को उसको अप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन उस बीच में 2 महीने के अंदर में
राज्यसभा को अप्रूव करना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर इमरजेंसी लग गया और कल लोकसभा डिजॉल्व हो गया तो 2 महीने के अंदर विदिन 2 मंथ्स के अंदर लोकसभा तो डिजॉल्व हो गया, राज्यसभा को कम से कम इसको क्या करना पड़ेगा? रेटिफाई करना पड़ेगा, नहीं अप्रूव कर देना पड़ेगा, तब ये कंटिन्यू होगा, अदरवाइज ये कंटिन्यू होगा ही नहीं। अगर राज्यसभा ने कंटिन्यू कर दिया तो जैसे ही लोकसभा कॉन्स्टिट्यूट होगा तो उसको 30 दिन के अंदर, जिस दिन से होगा उससे 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा? उसको अप्रूव करना पड़ेगा, तो इमरजेंसी कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज खत्म वहीं पे। ठीक है, और अगर आगे कंटिन्यू करना हो 6 महीने बाद फिर वही प्रोसेस। तो इस तरह से क्या हुआ कि इमरजेंसी को 3 साल तक खींचा जा सकता है। 5 साल वाली सिचुएशन एक बार हुई थी, लेकिन अब बताते हैं इमरजेंसी को नॉर्मल के केस में अगर ये नेशनल, मान लेते हैं देश में अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हो, देश में अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हो, उसमें अगर स्टेट इमरजेंसी लग जाए तो 1 साल तक तो चलेगा, उसके बाद फिर 6 महीना करके उसको एक्सटेंड किया जाएगा। और नहीं तो फिर ऐसे नॉर्मली ये होता है कि 6 महीने का अगर इलेक्शन करवा लिया जाता है, इसीलिए तो 6 महीने का प्रोविजन दिया गया वहाँ पे। इसमें इन प्रोविजन को समझना तो बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या बताएं कि अगर ये इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी लग गई तो क्या क्या, अच्छा एक प्रोविजन जोड़ा गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, ये बताते हैं 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में ये बोला गया था कि अगर स्टेट इमरजेंसी लग गई तो 1 साल तक कंटिन्यू चलेगा। गुड, उस केस में बताते कब, उसके बाद 6 महीने के अंदर फिर इसको, फिर 6 महीने के बाद इसको फिर क्या करना पड़ेगा, इसको 6 महीने के बाद फिर एक्सटेंड करना पड़ेगा। वो उस सिचुएशन में होता है जब इलेक्शन कमीशन बोल दे कि यहाँ पे इलेक्शन होने की सिचुएशन नहीं है अभी, तो या देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हो तो। इस केस में फिर से बताते हैं, देश में अगर नेशनल इमरजेंसी लगा हो, चाहे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी नहीं, नेशनल इमरजेंसी लगा हो उस केस में, या इलेक्शन कमीशन बोल दे कि अभी इलेक्शन होने की सिचुएशन है, यहाँ पे सिचुएशन अभी यहाँ पे नहीं है, तो 2 ग्राउंड समझ में आया कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने ये बोला कि अगर एक बार ये वाली इमरजेंसी लग गई तो चलो 1 साल तो कंटिन्यू हो गया, 6 महीना करके बढ़ाना है, ये तो बता दिए, लेकिन 1 साल करके बढ़ाना, लेकिन उस कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में नहीं, 2 कंडीशन दिया है यहाँ पे बोला है 2 कंडीशन। एक कंडीशन यहाँ पे ये बोला है कि अगर इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी पूरे इंडिया में लगा हुआ, अगर पूरे इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है आर्टिकल 356 के 352 के अकॉर्डिंग, अगर पूरी इंडिया में या किसी स्टेट में नेशनल इमरजेंसी लगा हुआ है, उसके पहले अगर ये इमरजेंसी लग गया तो 1 साल तो चला, 1 साल के बाद अगर आगे बढ़ाना हो तो 6 महीना करके बढ़ाएंगे, वैसे सिंपल मेजॉरिटी से पार्लियामेंट ही बढ़ाएगा क्योंकि पार्लियामेंट तो सिस्टम में रहेगा। नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा कि अगर मान लो इलेक्शन कमीशन, नंबर 2 के है, इलेक्शन कमीशन को लगता है कि स्टेट में इलेक्शन होने की सिचुएशन नहीं है, वहाँ पे उथल पथल ज़्यादा है, यानी इलेक्शन कमीशन को अगर ये लगे कि अभी यहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं है, इलेक्शन नहीं करवाया जा सकता है, तो उस केस में बढ़ाया जा सकता है इमरजेंसी को। जम्मू कश्मीर में वाला सिचुएशन 3 साल से क्रॉस कर गया, 5 साल तक इमरजेंसी रहा, वहाँ पे यही था, बार बार यही कि इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि अभी नहीं हो सकता है, डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट दिया नहीं था, तो इस वजह से इतना समय के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, तो उसके बाद उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेडलाइन दिया कि सितंबर अक्टूबर तक करवा लेंगे, फिर फाइनल से करवा लिया गया। एनीवे, जुडिशरी का रोल भी बताएंगे इसमें क्या होता है नहीं होता है इस मामले में। अच्छा ये बता दें, जब स्टेट इमरजेंसी लगा हो और पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो तो ऑर्डिनेंस कौन जारी करेगा? फिर से बताते हैं ऑर्डिनेंस के केस में क्या होता है। जब इमरजेंसी लगा हो, जैसे मान लें आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग स्टेट इमरजेंसी लग गया है, यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 356 का स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है, ठीक है। और अगर पार्लियामेंट है, अगर इफ पार्लियामेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत नहीं है, पार्लियामेंट ही कानून बनाएगा, किसमें, स्टेट लिस्ट में। फिर से बताते हैं, स्टेट इमरजेंसी लगा हुआ है और पार्लियामेंट एग्जिस्ट कर रहा है तो स्टेट लिस्ट में कानून कौन बनाएगा? पार्लियामेंट। गुड। लेकिन इफ पार्लियामेंट अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और स्टेट लिस्ट में कोई कानून बनाना हो, फिर से बताए, पार्लियामेंट है ही नहीं, पार्लियामेंट डिजॉल्व हो चुका है, या तो पार्लियामेंट नहीं, लोकसभा या तो डिजॉल्व हो चुका है, तो कानून कहाँ से बनेगा? या तो हो सकता है पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, या तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, या तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं हो, या लोकसभा डिजॉल्व हो चुका है। उस केस में कानून कौन बनाएगा? उस केस में प्रेसिडेंट के पास ये पावर है
प्रेसिडेंट, गवर्नर नहीं, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि स्टेट लिस्ट वाला मामला में ऑर्डिनेंस वही लाए। फिर से बताते हैं, अगर हम अगर बताते हैं कि स्टेट इमरजेंसी लगी आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और वहाँ पे कोई कानून बनाना हो स्टेट लिस्ट वाला में, तो नॉर्मल सिचुएशन में अगर पार्लियामेंट है तो कानून, पार्लियामेंट सेशन में तो कानून ही बनाएंगे, लेकिन पार्लियामेंट सेशन में है ही नहीं, पार्लियामेंट सेशन में है नहीं तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वहाँ पे ऑर्डिनेंस जारी करते हैं। कभी कभी पूछेगा क्वेश्चन यूपीएससी में कि अगर स्टेट इमरजेंसी के केस में पार्लियामेंट अगर सेशन में नहीं हो तो ऑर्डिनेंस कौन जारी करते हैं, गवर्नर या प्रेसिडेंट? गवर्नर क्यों नहीं, क्योंकि गवर्नर के थ्रू भले काम करवाया जाता है लेकिन ऑर्डिनेंस जारी कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। तो ये भी फैक्ट्स याद रखना पड़ेगा, क्यों गवर्नर की, क्यों ऐसा रहा था, क्यों, क्योंकि ये प्रेसिडेंट रूल है, रूल प्रेसिडेंट के थ्रू हो जा रहा है, इसलिए प्रेसिडेंट ही ऑर्डिनेंस वहाँ पे लाते हैं उस केस में। ये इसके प्रोविजंस है। तो हम ये देखें आर्टिकल 356 को, इसे और डिटेल में समझने के लिए हम और आगे देखेंगे, ठीक है।